नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है एलटी मैथ्स के रिगार्डिंग। आपको दोस्तों हम लगातार एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए काफ़ी दोस्तों वैल्यूएबल होने वाली है, तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज दोस्तों हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इस पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आने की पूरी संभावना है आने वाले एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस पर बेस्ड बहुत अच्छे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा दोस्तों अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले देख लीजिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आपके सामने मैं एक डाटा रखता हूं, जैसे है 1 2 3। आप बताइए इसका मीन क्या होगा। 1 + 2 + 3/3 इसका मीन होगा 2। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एक और डेटा रखूं यानी 2 2 2, तो इसका मीन भी कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने 1 1 4 एक और डेटा रखूं तो इसका मीन भी दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो वो भी 2 ही आएगा। आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो दोस्तों मीन है या मीडियन है या मोड है, ये दोस्तों आपको उस डेटा की एवरेज वैल्यू देता है, आपको बताता है कि सेंट्रल वैल्यू कहाँ की ओर है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये आपको डेटा के स्प्रेड के बारे में नहीं बताता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका डेटा है उसमें इक्वल स्प्रेड है। ठीक है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। यहाँ पर दोस्तों डेटा में कोई भी स्प्रेड नहीं है, और जबकि यहाँ पर दोस्तों अनइक्वल स्प्रेड है, यानी कि जो वेरिएशन है डेटा का, उसके लिए आपको दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको बताता है कि डेटा में कितना स्प्रेड है, कितनी स्कैटर्डनेस है, या फिर कितना वेरिएशन है। तो इसी के लिए दोस्तों हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन का प्रयोग करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन कौन आते हैं, उसमें आता है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन इट इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड हम कई सारे एमसीक्यू अभी करेंगे। आज हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे, इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि विच इज नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल आर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यूनिटलेस का मतलब है कि जिसकी कोई भी आपकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो अब आप बताइए यूनिट किस में नहीं होती है, ज्यादातर किस में नहीं होती है, रेशियो में। ठीक है, तो जो रेशियो की फॉर्म में लिखा जाएगा उसमें कभी भी यूनिट नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है ना, यानी कि ये आपका एक रेशियो है किस किस का, सिग्मा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार इज फॉर मीन। तो ये दोस्तों आपका है एक तरीके का यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बाकी कोई भी रेशियो नहीं है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दोस्तों ये आपका क्या है, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ये दोस्तों आपका दो सीरीज को कंपेयर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर द बेस्ट। आपको बताना है कि सबसे बढ़िया या बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो मीन होता है। इसी तरह से दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो यही क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समेशन xi माइनस a का होल स्क्वायर ये आपका मिनिमम होगा जब इट इज टेकन अबाउट मीन। तो ये भी दोस्तों आपका मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद करके रखेंगे, सबसे बेस्ट आपका कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक, इसके बाद फॉर कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो सीरीज को कंपेयर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको बताया था जो CV होता है वो दो सीरीज को कंपेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यानी कि रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी काम नहीं आएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई करेक्ट फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फॉर कांस्टेंट ए ऑफ अ सीरीज इन विच द वेरिएट वैल्यू आपको दे रखी है x1 x2 से लेकर x के, है फ्रीक्वेंसी f1 f2 से लेकर f के रिस्पेक्टिवली। आपको दोस्तों मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताना है। देखिए आपको मैं पहले बता दूं, देखिए आप मीन डेविएशन को दोस्तों एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोला जाता है। मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मॉड लगता है। ठीक, आपको मैंने बताया था कि जब समेशन xi माइनस x बार होता है वो दोस्तों उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि भाई कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, कुछ नेगेटिव वैल्यू होती है, वो आपस में एक दूसरे को काट देती है। अगर इन नेगेटिव वैल्यू को मैं पॉजिटिव कर दूं तो क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा भाई इस तरह से समेशन xi माइनस x बार हो जाएगा। अब अगर मैं इसका दोस्तों मीन ले लूं तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों? मीन डेविएशन कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, मैंने क्या कर दिया? इसका एवरेज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स बार की जगह पर आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/n समेशन xi माइनस ए। अब इसके साथ साथ आपको दोस्तों क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल जो आपका n है यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कैपिटल N समेशन fi मॉड xi माइनस ए। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो इस तरह से कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आप मीन डेविएशन को में आप क्या करते हैं? वैल्यू को एब्सोल्यूट लेते हैं, यानी कि आप जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आप क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ n सैंपल ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है कि जो n सैंपल ऑब्जर्वेशन है उनके लिए करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएंस क्या होता है। देखिए आपके लिए मैं आपको बता दूं, जो वेरिएंस है, वेरिएंस का आपका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, वेरिएंस ऑफ x बराबर होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों आपका वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि भाई स्क्वायर रूट हो जाता है वेरिएंस ऑफ x का। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि जो हम वेरिएंस ऑफ x लेते हैं वो आपका क्या होता है कि हमेशा जो डेविएशन है वो किससे लिया जाता है? मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, अगर लेकिन ये x बार को मैं रिप्लेस कर दूं, अगर मैं x बार को रिप्लेस कर दूं a से, तो ये दोस्तों आपका वेरिएंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मीन स्क्वायर डेविएशन। क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, यहां पर ए का मतलब है कि हमने कोई भी अपने मन से कोई भी आपने एज्यूम मीन ले लिया। ठीक, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो वो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो वो क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या अंतर है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में हम क्या करते हैं कि भी डेविएशन किसी भी आप एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो आपका डेविएशन है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? एक्स बार के, यानी कि मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये आपका सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी, थोड़ा दोस्तों ये डीप वाला हो जाएगा, तो तब इसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है 1/n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका जब अगर हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो दोस्तों इसका फॉर्मूला वाला ए वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी चल रही है? सैंपल ऑब्जर्वेशन की चल रही है, तो उस तरह से देखा जाए तो ए वाला ही इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि जैसे हमारे पास एक होती है एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, उसके अंदर से हम क्या करते हैं? सैंपल को निकालते हैं। तो जब दोस्तों हम इस एंटायर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला होगा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, 1/n समेशन xi माइनस x बार। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ से इसको अगर हम वेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा काफी अंदर डीप की नॉलेज है, लेकिन फिलहाल आप दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर यही मानेंगे, कितना? 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, कैसा? 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये ऐसा भी दोस्तों ये फॉर्मूला बन सकता है। ये वाला टर्म अलग है, ये वाला टर्म अलग है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये होगा 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। दोस्तों ये भी आपका एक वेरिएंस का फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मैंने आपको पहले ही बोला जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ना। तो भाई जो वेरिएंस ऑफ एक्स की पावर 1/2 होगा वही दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैंने आपको बताया था भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आगी, ठीक। अब ये बताइए, out of all of the measure of dispersion the easiest one to calculate, जितने भी आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं उसमें से सबसे इजी किसको होता है कैलकुलेट करना, उसमें से दोस्तों सबसे जो इजी होता है कैलकुलेट करना वो होता है रेंज को। पर रेंज में आपको क्या करना है दोस्तों कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से आपको लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। आपके पास डेटा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 से लेके सपोज करो ऐसे है आपका 99, ठीक। तो भाई सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 99 और सबसे लोएस्ट वैल्यू 1, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी भाई 99 - 1 यानी कि 98। तो सबसे ईजी कैलकुलेट करना क्या है, रेंज है, ठीक। तो भाई आपके लिए आंसर बहुत सिंपल है। तो रेंज भी आपका क्या है, क्या बता रहा है, स्प्रेड ऑफ डाटा बता रहा है ना, क्योंकि आपको बता रहा है भाई हाईएस्ट में से आप लोएस्ट वैल्यू को, तो इसलिए भी आपका क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो सबसे इजी किसको कैलकुलेट करना, रेंज को कैलकुलेट करना सबसे इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला फॉर रेंज आर फॉर द सेट वैल्यू x1 x2 से लेकर xn। भाई आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया भाई रेंज का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, है ना। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम इज द राइट फॉर्मूला। तो सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे कि हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने क्या निकाला भाई, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर आपका कोफिशिएंट आ जाएगा वहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या निकालने पड़ते हैं, रेशियो निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आ गया भाई कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपका क्या होता है दोस्तों, सिंपली आपका क्या होगा, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन जो आपका x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। दोस्तों ये इसका आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप एज इट इज याद करेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरह से अगला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन बाय। देखिए मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल के बारे में। क्वार्टाइल कितने होते हैं दोस्तों, Q1 Q2 Q3। क्वार्टाइल क्या करता है, किसी भी डेटा को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी इससे पहले की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें सब बताया गया, ठीक। तो आप देखिए जो इसमें फिर से आप बताइए भाई क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा भाई, आप बताइए। ये होता है भाई Q3 माइनस Q1/2। अगर जब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं ना तो ये होता है दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन आपका कितना होता है, ये होता है Q3 माइनस Q1/2, ठीक। तो दोस्तों जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, जैसे कि हमने रेंज का निकाला था ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। बाई टू होता है तो वो 2 से 2 कट जाता है, ठीक। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक। ऐसा भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कितना होता है Q3 माइनस Q1/2 आपका इसका फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डिवीजन का, QD का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ QD, तो कोफिशिएंट ऑफ QD में क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा भाई, Q3 प्लस Q1 से डिवाइड कर देंगे। आपको ऐसे करके कोफिशिएंट वाले भी फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो डी वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टाइल डिवीजन और सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वार्टाइल डिवीजन होता है या सेमी इंटर क्वार्टाइल डिवीजन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की बात नहीं हो रही। कोफिशिएंट होता तो नीचे क्या हो जाता भाई, Q1 प्लस Q2 हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई Q3 माइनस Q1/2। ये आपका दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन MD प्लस माइनस QD कवर, ठीक है। MD का मतलब क्या है यहाँ पर, मीडियन।
मीडियन प्लस माइनस QD यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन कितना कवर करता है डेटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये 50% डेटा यानी 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन को दोस्तों ये कवर करता है। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग से भी कर सकते हैं। भाई मीडियन क्या होता है, मीडियन से पहले का डेटा कितना होता है 50% होता है, नहीं होता है। और क्वार्टाइल डिवीजन एक्चुअली कितना होता है, देखिए ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, जो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को आप Q2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है सेकंड क्वार्टाइल मीडियन ही होता है। ठीक, अब प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये होता है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए Q2 तो कितना डेटा कवर करता है 50%। ठीक है, और ये वाला कितना करता है, देखिए Q3 मतलब कितना हो गया 75%, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ये करता है 25% डिवाइडेड बाई 2। कल आपको बताया था भाई 1 2 3। ठीक है, ये होता है Q1, ये होता है Q2, ये होता है Q3, यहाँ तक 25%, यहाँ तक 50%, यहाँ तक 75%, है ना। तो अब आप इसको देखिए दोस्तों, निकाल के देखेंगे तो 50 प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, 75 माइनस 25 यानी कितना हो गया 25। तो भाई 50 प्लस माइनस 25, ठीक है, यानी 50 प्लस 25 यानी 75, 50 माइनस 25 यानी कि 25। ठीक, तो 25 से लेके 75 के बीच में कितना डेटा कवर हुआ, 50% डेटा ही तो कवर हुआ ना। तो ये आपका दोस्तों लॉजिक आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, यानी कि 50% डेटा को ये कवर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको पहले ही बताया था कि मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। मीन डेविएशन दोस्तों मिनिमम तब होता है जब डेविएशन हमेशा मीडियन से लिया जाता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मीन डेविएशन का दोस्तों मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताया था 1/n समेशन xi माइनस a, ये बताया था ना मॉडुलस में। ठीक है, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xi माइनस x बार, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या हो जाएगा 1/n xi माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा md आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और ये दोस्तों वैल्यू हमेशा क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक, और जब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो होता ही x बार के रिस्पेक्ट में है। अगर हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की, तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में यहाँ पर क्या होता है, a होता है ना। तो a उसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब आपका किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मीडियन। आप इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर डिवीजन इज मिनिमम व्हेन द डिवीजन इज टेकन फ्रॉम। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन, सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन ये xi माइनस a का होल स्क्वायर, ये मिनिमम कब होता है, जब एक इसके रिस्पेक्ट में लिया जाए, मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, एब्सोल्यूट डेविएशन व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीडियन। ठीक है ना, जब आप उसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मीडियन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आपका स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम होता है, मीन के रिस्पेक्ट में होता है। तो मीन के रिस्पेक्ट में क्योंकि लिया जाता है, तो सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, ये आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट देन द वेरिएंस इज। आपको बताना है कि वेरिएंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो मीन होता है, एवरेज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, उनमें अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन भी क्या होता है, सब्ट्रैक्टेड बाई 5 हो जाता है। अगर उसमें 5 ऐड करेंगे तो मीन में भी क्या होता है, 5 ऐड हो जाता है। यानी कि मीन जो आपका दोस्तों क्या करता है, ओरिजिन चेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, वेरिएंस की, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का, देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब आपने क्या किया कि हर आपने ऑब्जर्वेशन से आपने 5 को माइनस कर दिया, ऐसे ही आपने किया। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर मैं xi से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा, तो मैंने जैसे बताया कि इसका मीन निकालेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 5 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको di मान लेता हूँ और नया एवरेज में d बार मान लेता हूँ। ठीक, तो होगा क्या, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भाई di माइनस जो d बार होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह पे अगर हम डी आई माइनस डी बार भी रखेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों आपकी, जैसे यहाँ पर होना चाहिए था ना, यहाँ पर भाई अगर मैं इसको डी आई मान लूँ तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/n समेशन डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। वो तो एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, एक्स आई माइनस एक्स बार के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका अनएल्टर्ड रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन of a set divided by 10 then the SD of new observation। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन का स्केल चेंज कर दिया, देखिए वो वाला क्या था आपका ओरिजिन से तो ये इंडिपेंडेंट है, अब ये हो रहा है स्केल में चेंज। स्केल में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है दोस्तों या वेरिएंस होता है, ये आपका स्केल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे अगर आप वेरिएंस की बात करें, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ये था 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपने क्या कर दिया, हर एलिमेंट को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो भाई जो इसका मीन भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर मैं इसको डी आई मान लूँ और इसको मैं अगर डी बार मान लूँ तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस, जो नया वाला वेरिएंस है उसका फॉर्मूला होगा 1/n डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने चेंज कर दिया ना। तो अब आप देखिए, अब आप इसकी वैल्यू रखिए, 1/n डी आई की वैल्यू कितनी है, एक्स आई बाई 10 माइनस डी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बार बाई 10। ठीक है, का होल स्क्वायर है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 1/100 हो जाएगा और 1/n समेशन लग रहा है। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, पुराना वाला वेरिएंस है। ठीक, यानी कि पुराना वाला वेरिएंस हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक, तो जो वेरिएंस जो नया वाला है वो आपका पुराने वाले का 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या हाल होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई 1/10। आप क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे ना, तो भाई स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड। तो जो नया स्टैंडर्ड डिवीजन है वो भी क्या हो जाएगा, 1/10 टाइम ऑफ मतलब जो नया स्टैंडर्ड डिवीजन है 1/10 टाइम्स ऑफ द ओल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज डिवाइडेड बाय 10 देन द सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर वेरिएंस होता तो क्या होता, 1/100 टाइम हो जाता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा है ना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इफ ईच वैल्यू ऑफ द सेट इज डिवाइडेड बाय सी देन द वेरिएंस एस स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल सैंपल वैल्यू फ्रॉम द कोडेड वैल्यू dx1 dx2 dxn इज ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। आपने क्या करना है, हर वैल्यू को अगर आप दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे, सी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो देन द वेरिएंस एस स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल सैंपल वैल्यू ऑफ द कोडेड वैल्यू, आपने क्या करना है, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें आपका क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या है, एस स्क्वायर बराबर है 1/n-1। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने आपको दोस्तों बताया है कि आप किस तरह से करते हैं। आप क्या करते हैं भाई, एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और इसी तरह से जो इसका मीन है वो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बार बाई सी हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला रख देना है। यहाँ पर फॉर्मूले की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/n-1 समेशन एक्स आई अपॉन सी माइनस एक्स बार अपॉन सी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो भाई यहाँ से क्या आ रहा है भाई, 1/c² कॉमन आ जा रहा है। ठीक, एक्स आई की जगह पे यहाँ पे क्या है, डी एक्स आई बार है। ठीक, तो क्या होगा भाई, देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि 1/c² देखिए दोस्तों यहाँ पर से कॉमन आ रहा है। तो एस स्क्वायर बराबर ये आ रहा है 1/c², 1/n-1 समीशन डी एक्स आई माइनस डी एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू 1/c²। ध्यान रहे यहाँ पर 1/n-1 क्यों लिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये आपका सैंपल स्टैटिस्टिक है। ठीक है ना, ये सैंपल स्टैटिस्टिक है, तो ये सैंपल वेरिएंस है, तो सैंपल वेरिएंस में 1/n-1 आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप देखिए पहले वाले को अगर आप देखें तो फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, 1/n कैपिटल N समेशन एफ आई
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दोस्तों यही आपका फॉर्मूला होता है। 1/N आपका क्या होगा, ऑफकोर्स समेशन ऑफ एक्स आई होगा। तो ये पहला वाला तो दोस्तों करेक्ट है। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/N समेशन एक्स आई का स्क्वायर, अभी आपको बताया था माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से चेंज कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/N समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो स्टैंडर्ड, ऑफकोर्स क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/N समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/N सिर्फ इसके संग है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप अगला वाला देखिए। अगले वाले में आपका क्या दिखता है कि देखिए 1/N समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस, अब एक्स बार की देखिए वैल्यू होगी क्या, एक्स बार की वैल्यू यही तो होगी समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन N, यही दोस्तों इसकी वैल्यू होने वाले है। तो सी वाला ऑप्शन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आ नहीं पाया है तो कोई बात नहीं, जो इसका जो दोस्तों डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा अलग से दे रखा है, लेकिन मेरा मोटिव है आपको बिल्कुल सही वाला फॉर्मूला बताना। तो ये दोस्तों 3 तरीके हैं, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला यही तो है ना, एक्स बार की आपने वैल्यू रख दी, क्या होगी भाई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन N, क्योंकि आपका दोस्तों कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले तो चलिए अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा दोस्तों, ये आपका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी खोज है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो हम यहाँ पर जितनी भी सारी बातें हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही हो रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों जो कि आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है और आपका तो क्योंकि ये आपका दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, तो उसमें मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नहीं आया है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जिसकी मदद से आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इनके बीच का एम्पिरिकल रिलेशन निकालने में। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, देखिए कैसे, 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 लिख लेना। ठीक, 4 के आगे लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 5 के आगे लिखोगे मीन डेविएशन और 6 के आगे लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मीन डेविएशन हमेशा किस में आता है, मिडल में आता है। ठीक, तो 4 तो क्या निकलेगा भाई, 4 टाइम ऑफ एस डी बराबर होता है 5 टाइम ऑफ एम डी बराबर होता है 6 टाइम ऑफ क्यू डी। ये आप दोस्तों याद रखना बिल्कुल। अब आपके सामने जितने भी इंपीरिकल रिलेशन है बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक, अब आप देखिए बताइए, 3 टाइम्स ऑफ क्यू डी बराबर 2 टाइम ऑफ एस डी। देखिए बताइए, अब आपने क्या होगा भाई, 4 एस डी बराबर क्या होगा, 6 क्यू डी। तो भाई 4 एस डी बराबर अगर 6 क्यू डी है तो भाई 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक, तो यानी 3 क्यू डी बराबर ट्वाइस ऑफ एस डी, पहला वाला ही करेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप बाकी चलिए चेक कर लीजिए, 4 क्यू डी बराबर 3 एस डी। 4 क्यू डी, देखिए 4 कहाँ है, ये 4 क्यू डी बराबर, ये 4 तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे 6 वाला ये भी सब गलत है, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए क्या निकालना है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बताया, ये है मीन डेविएशन, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 एम डी बराबर 4 एस डी। ठीक, 5 ऑफ एम डी बराबर 4 एस डी, यानी कि बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द क्वार्टाइल डिवीजन क्यू डी एंड मीन डेविएशन। ठीक, अब आप बताइए क्यू डी एंड मीन डेविएशन क्या बताया था, ऊपर देखिए, देखिए क्यू डी और एम डी इनके बीच का क्या रिलेशन होगा, आप बताइए, 5 और 6 का। तो 5 ऑफ एम डी बराबर 6 ऑफ क्यू डी, 5 ऑफ एम डी बराबर 5 ऑफ एम डी बराबर होगा, ये देखिए 6 ऑफ क्यू डी, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी 5 ऑफ एम डी बराबर, ठीक है ना, 6 ऑफ क्यू डी। इसके बाद एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या बताया था भाई, 4 5 6 बताया था ना। तो क्या होता है भाई, 4 5 6, 4 आपका क्या होता है, 4 के आगे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है,
5 के आगे होता है मीन डेविएशन, 6 के आगे होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपको ये रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिलेशंस को ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और रिलेशन है द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आर बराबर होता है, बस आपको एक ही याद करने की जरूरत है, वो होता है 6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आपको 6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, तो बाकी तो दोस्तों आप इन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 4 टाइम आपका क्या होता है भाई 5 ऑफ एमडी 6 ऑफ क्यूडी। तो आप बाकी रिलेशन दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप एक याद कर लो कि जो आपका जो आर होता है वो 6 टाइम ऑफ एस डी होता है। ठीक, तो अपने आप ही क्या होगा 6 टाइम ऑफ एस डी है तो 9 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्या बोला मैंने, आर बराबर होता है 6 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बाकी का रिलेशन भी निकाल लेंगे भाई, आर बराबर क्या होगा 9 टाइम ऑफ क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके कहाँ से रिलेशन निकल कर आ रहे हैं, यहीं से निकल कर आएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भाई जो आर बराबर 6 टाइम ऑफ एस डी है, और वी नो दैट कि भाई जो एस डी है, देखिए एस डी आपका क्या होता है, एस डी बराबर आपका क्या होता है, ये होता है भाई 5/4 ऑफ एम डी, है ना भाई। 4 ऑफ एस डी बराबर 5 ऑफ एम डी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, और इसी तरह से देखिए कि भाई जो आपका 4 ऑफ एस डी है वो आपका है 6 ऑफ क्यू डी। ठीक है, तो भाई आप बताइए कि जो एस डी होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई 6/4 ऑफ क्यू डी हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या कर देना भाई एस डी की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, तो आप इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से आपको क्या होगा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं भाई जो एस डी है, यहाँ पर आप क्यू डी हाँ, यहाँ पर आप क्या रख देंगे, इसकी जगह पर आर बराबर हो जाएगा भाई 6 × 6/4 ऑफ क्यू डी हो जाएगा। ठीक, तो 6 का 36 होता है, तो यानी कितना आ जाएगा भाई 9 टाइम ऑफ क्यू डी आ जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसका रिलेशन आप निकाल लेंगे। देखिए इतनी मैथमेटिक्स तो आपको अच्छे से आती चाहिए और आनी भी चाहिए। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला आप क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मीन डेविएशन। तो भाई रेंज बराबर होता है 15/2 ऑफ मीन डेविएशन। तो भाई ट्वाइस ऑफ रेंज बराबर 15 ऑफ एम डी। तो ट्वाइस ऑफ रेंज बराबर 15 ऑफ एम डी, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंश्योर हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने दोस्तों आपको जैसे कि अभी बताया था कि सबसे बेस्ट आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो कौन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वही तो सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा ना, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंश्योर लोएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। भैया सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी किस में होगी, जिसमें सबसे कम आपका क्या होगा कैलकुलेशन होगा। भाई सबसे कम कैलकुलेशन एक्चुअली किस में होता है, मीन डेविएशन में होता है, लेकिन फिर भी रेंज में होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो सबसे कम रिलायबल होता है वो आपका क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन होता है। इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये आपका क्या होता है, सबसे कम आपका क्या होता है रिलायबल होता है, लोएस्ट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों सिर्फ 50% डेटा का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो काफ़ी कम डेटा का यूज़ होता है, तो इसलिए इसकी क्या होती है लोएस्ट रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, रेंज के इसके सापेक्ष में काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, इसलिए इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो सबसे डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी आपकी किसकी होती है, क्वार्टाइल डेविएशन की होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ n1 एंड n2 यूनिट्स हैविंग मीन x1 एंड x2 बार, वेरिएंस आपको दे रखे हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, एंड पुल्ड मीन दे रखे हैं आपको x1 2 बार, एंड ऑल्सो सपोज x1 माइनस x1 2 बार बराबर है d1, x2 बार माइनस x1 2 बार बराबर है d2, देन फॉर द पूल्ड वेरिएशन। देखिए जैसे दोस्तों हमने पूल्ड मीन निकालना सीखा था ना, ऐसी पूल्ड वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, पूल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। इसको आप एज इट इज़ याद करेंगे दोस्तों, ये होता है सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर होता है n1। ठीक है, वहाँ आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, क्या था n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई n1 सिग्मा 1 बार प्लस, लेकिन साथ में इसमें क्या आ जाएगा भाई d1 स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ये आपको दोस्तों फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। पूल्ड वेरिएंस का एज इट इज फॉर्मूला आपसे पूछा सकता है। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है ये आपको दी हुई है, देखिए क्या है भाई आपका डेविएशन। ठीक है ना, यानी कि जो आप क्या करेंगे ना, इसमें पूल्ड मीन निकालेंगे। पूल्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है ना,
तो जो पूल्ड मीन है उससे x1 कितना डेविएट है, वो आपका d1 है। इसी तरह से जो आपका पूल्ड मीन है x1 बार, उससे x2 कितना डेविएट है, वो आपका है d2। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों फॉर्मूला निकलता है। बाकी इसमें हमें ज़्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका इन्होंने क्या निकाला है, पूल्ड मीन निकाला है और उससे इसका डेविएशन निकाला है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री आर 550 रुपये पर मंथ एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेजेस आर 110 देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो क्या होता है भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक, तो भाई सिग्मा कितना है आपका 550 है, सॉरी सिग्मा आपका 550 नहीं, सिग्मा आपका कितना है 110 है। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा 110, ध्यान से देखिएगा, ये है 110 बट्टे कितना हो जाएगा 550 इंटू 100। ठीक, तो भाई 11 पंजे होता है 55, तो 5 दूनी हो गया 10, तो यानी कितना आ गया भाई 20%। तो यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.20 दैन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई फॉर्मूला, 4 इंटू एस डी बराबर क्या होता है भाई 5 इंटू एम डी, अभी बताया था ना, और बराबर क्या होता है 6 इंटू क्यू डी। ठीक, तो आपको उससे तो कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो भाई 5/4 इंटू एम डी। एम डी की आपको कितनी वैल्यू दे रखी है 20.20 ना, तो भाई काटो 4 पंजे 5.05, तो कितना हो गया भाई 5 पंजे 25 यानी कि 25.25, तो यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, इफ द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी आर आपको दे रखा है, और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है भाई सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर बी दे रखा, विच ऑफ द टू सीरीज आर मोर कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंट निकालने के लिए आपको दो सीरीज को दोस्तों कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको दो सीरीज को कंपेयर करना है तो क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, देखिए पहले वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा भाई सिग्मा 1 अपॉन x1 बार का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। तो भाई सिग्मा वन यानी कि चलो इसको सिग्मा ए लिख रखा है इन्होंने और मीन को x1 मान लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने दिया वो लिख लेते हैं। तो बताइए सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, बताइए सिग्मा ए कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर आपका कितना है 25, तो भाई सिग्मा आपका कितना हो जाएगा 5 और एक्स ए यानी कि कितना आ गया बता 15 इंटू 100। ठीक है, तो 5 3 होता है 15, तो 33.3 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आप C2 निकालते हैं। C2 निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू निकाल के जरा चेक करिए। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई सिग्मा बी अपॉन एक्स बी बार इंटू 100। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दोस्तों दिख जाएगा सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा बी स्क्वायर है 16, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन और एक्स बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 है, इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो 4 पंजे होता है 20, 5 दूनी हो गया। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों इसकी कितनी आई वैल्यू 20। ठीक, तो एक जगह तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है भाई 33.3% और एक आ रहा है एक जगह पे 20%। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो भाई कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। ठीक, वो सीरीज ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा यानी कि उसमें वेरिएशन कम होगा, ठीक है, तो वही ज़्यादा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब कम होता है तो वो डेटा क्या होता है ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो यानी देखा जाए तो कौन सा वाला है, यानी कि जो बी वाली जो सीरीज है वो आपकी क्या है दोस्तों मोर कंसिस्टेंट है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा स्क्यूनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, उसके बाद हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने मैं एक कर्व बनाता हूँ। देखिए इसको दोस्तों आप बोलते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक है, ये दोस्तों एक ऐसा कर्व होता है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ये कर्व कैसा आपका सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आपकी इस कर्व में लैक ऑफ सिमेट्री आ जाए, यानी कि अगर ये कर्व ऐसा हो जाए, देख रहे हैं, ठीक, ये आपका कर्व ऐसा हो जाए या फिर आपका कर्व ये इस तरीके का हो जाए। ठीक है, तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, स्क्यूनेस बोला जाता है। ठीक है, अब आपको जो दोस्तों मैंने आपकी पहली वाली कंडीशन बताई, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूड, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है ना, यानी कि जो आपके दोस्तों ये जो टेल है ना, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, आपको मैं बता दूं अच्छे से, ये दोस्तों आपकी होती है टेल। जब ये टेल आपकी
ज़्यादा लंबी होती है राइट साइड को, तो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। ठीक है, अगर ये टेल लेफ्ट साइड की ओर को लंबी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जब आपका कर्व आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि जब आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है तो इस केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों आपके बराबर होते हैं। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन जब आपका दोस्तों स्क्यूड कर्व होगा तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड बराबर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए जहाँ पर ये पीक है ये तो हमेशा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, कैसे, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मीडियन, ये हो गया मीन, ये हो गया मीडियन। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट। हमेशा ध्यान रखना कि राइट से स्टार्ट करो, मीन, मीडियन, मोड पॉजिटिव स्क्यूड कर्व के लिए। तो आप बताइए जो ये वाली वैल्यू है राइट साइड की, नंबर लाइन से आप जानते हैं मीन, मीडियन और मोड से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। समझ में आया, किस केस में, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व में। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों हम बात करेंगे नेगेटिव स्क्यूड कर्व की तो ये तो आपका मोड होने वाला है। मोड क्योंकि आपकी टॉप वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा भाई, जो मीन है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि जो मोड है इट इज ग्रेटर देन मीडियन, इट इज ग्रेटर देन मीन। ऐसे करके दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में, इन दोनों केस में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, उस केस में आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको आप एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इसको सॉल्व कराता फिरूं। ये होता है दोस्तों, मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, ये आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से रट लेना है इस फॉर्मूला को। क्या होता है, मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। किस केस में दोस्तों, जब आपका कर्व क्या होता है, स्क्यूड होता है। ठीक है, स्क्यूड। लेकिन अगर जब स्क्यूड नहीं है तो उस केस में आपका क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड तीनों के तीनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों ये बात हो रही है आपकी नॉर्मल कर्व की। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बाउलीज फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने लिखते हुए चले जाऊँगा। बाउलीज फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को दिखाता है, ये आपका क्वार्टाइल को यूज़ करता है। तो क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, ये होता है भाई Q3 प्लस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2 अपॉन, ये होता है भाई Q3 माइनस Q1। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। क्या होगा भाई, Q3 प्लस Q1 अपॉन ट्वाइस ऑफ Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं बाउलीज फॉर्मूला या बाउलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आप इसकी मदद से, क्वार्टाइल की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसके लेते हुए चले जाओ। ठीक है, Q3 अब आपको बताए तीन होते हैं, Q3, Q2, Q1, Q2, Q3, तीन आपके क्वार्टाइल होते हैं। ठीक, इसी तरह से आपका एक फॉर्मूला होता है कैली का। कैली का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो इसी को यूज़ करके है, लेकिन वो यूज़ करते हैं डेसाइल और परसेंटाइल को। तो बताओ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला एसके करके दिखाते हैं, क्या हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P90 प्लस P10 माइनस ट्वाइस ऑफ P50। जैसे यहाँ पर Q2 आ रहा है तो यहाँ पर P50 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा भाई, P90 माइनस P10। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको डेसाइल की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा भाई, D9 प्लस D1 माइनस ट्वाइस D5 यानी मिडिल वाला अपॉन D9 माइनस D1। ठीक हो गया, तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, लेकिन ये सेल्डम यूज होता है, यानी बहुत कम यूज होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है दोस्तों कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। ठीक है, कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है। ये होता है अल्फा बराबर मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आपने ध्यान में रखना है, क्या होता है, मीन माइनस, क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला का तो आप सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके बदले ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है थ्राइस मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ऐसा भी दोस्तों फॉर्मूला हो सकता है। कैसे आया फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला की मदद से, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कहाँ बताया था, ये ऊपर बताया था, ये वाला, यहाँ से आया फॉर्मूला ही निकल के। ठीक है, आप या तो आप क्या कर लो भाई, मोड माइनस मीन कर लो, या मीन माइनस मोड कर लो, या फिर मीन माइनस मीडियन कर लो। ऐसे करके भी आप इसके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको ये थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये होता है मोमेंट्स के फॉर्म में। मोमेंट्स के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले हम इसको कहते हैं बीटा वन। बीटा वन की वैल्यू होती है दोस्तों μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला। पहले तो आप इसको याद कर लो, μ3 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है गामा वन। गामा वन क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वन होता है। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत सिंपल लगेंगे अभी पैसे, बस आप इसको याद कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि जो मोमेंट होता है, मोमेंट होता क्या है, मोमेंट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी होती है जनरली, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर के। ठीक है, अगर आप म्यू के की बात करें तो आप अगर जैसे पहला मोमेंट निकालना है तो म्यू वन कितना हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1। ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये निकालेंगे म्यू थ्री, तो म्यू थ्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह से म्यू टू निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके दोस्तों इसको निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे निकालेंगे भाई म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। और देखिए आप अगर देखा जाए तो जो म्यू टू का स्क्वायर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वेरिएंस। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस आपका क्या होता है, सेकंड मोमेंट होता है। ठीक, तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा भाई, गामा वन, ये आपका क्या होता है अंडर रूट बीटा वन। तो आपने इसको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखिए, यहां से तो आपके आगे भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बारी। ठीक, अब स्क्यूनेस के रिजल्ट को थोड़ा सा हमने दोस्तों इंटरप्रेट करना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका स्क्यूनेस नहीं है तो स्क्यूनेस नहीं वाले केस में क्या होगा भाई, मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई जब मीन मीडियन मोड अगर तीनों के तीनों बराबर हैं तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो आपका सिमेट्रिकल जब आपका कर्व होगा तो उसकी स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, अपने आप ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप उसकी दोस्तों स्क्यूनेस 0 हो जाएगी तो भाई क्या होगा, ये वाले पार्ट में आप 0 रख देंगे तो क्या आएगा भाई, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे भाई, P90 प्लस P10 माइनस ट्वाइस 50 बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि जब आपका कर्व में आपके स्क्यूनेस नहीं है तो उस केस में मीन मीडियन मोड आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, उनमें क्या होता है रिलेशन, जो कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव स्क्यूड में कैसा होगा, नेगेटिव वाले स्क्यूड में कैसा होगा, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो इसमें म्यू थ्री है ये भी आपका दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल कर्व में। ठीक है, तो म्यू थ्री बराबर 0 हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आपका क्या होता है, 0। तो भाई बीटा वन बराबर अगर 0 है तो आपका जो कर्व होता है वो आपका क्या होता है, स्क्यूनेस उसमें 0 होती है, मतलब उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये काम करते हैं, कर्टोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे के रिजल्ट हैं, इसके अंदर कई सारे रिजल्ट आपके एक एक करके निकल कर आएंगे, लेकिन मैं उनको क्या करूंगा, क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अभी फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, अभी वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको हम 10 मिनट और खींचते हैं बस। ठीक है, तो सबसे अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कर्टोसिस। ठीक है, कर्टोसिस। अब कर्टोसिस का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने बोला कि जो आपका कर्व है, देखिए आपका ये कर्व था। ठीक है, अब ये कर्व था आपका नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अब ये जो कर्व है दोस्तों ये आपका ऐसा भी हो सकता है पिक्ड, ठीक है, और ऐसा फ्लैट टाइप का भी हो सकता है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, कर्टोसिस। ठीक है, तो कर्टोसिस का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये आपकी पिक्डनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व को बताता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका जैसे नॉर्मल है, जैसे माना कर्व आपका क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको हम बोलते हैं जैसे अगर हम नॉर्मली पिक्ड है तो इसको हम बोलते हैं मीजोकर्टिक। क्या बोलते हैं, मीजोकर्टिक। आप इसको ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, मीजोकर्टिक। ठीक, अगर दोस्तों आपका एक कर्व नॉर्मल से ज़्यादा ही बिल्कुल हाई है तो इसको हम बोलते हैं लैप्टोकर्टिक। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, लैप्टोकर्टिक। लैप्टोकर्टिक। अब यहाँ पर मुझसे लिखा नहीं जा रहा तो बाद में आप इसको, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको याद कर लो। ठीक है, इसके बाद जो अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा नीचे है, कम पिक्ड है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं, प्लेटिकर्टिक। ठीक है,
तो क्या क्या आया, पहला आया आपका लैप्टोकर्टिक, लैप्टो, ठीक है, दूसरा आया आपका मीजोकर्टिक और तीसरा आया आपका प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो प्लेटिकर्टिक क्या होगा, बिल्कुल आपका फ्लैटन होगा कर्व, ठीक है। जो मीजोकर्टिक होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, सामान्य कर्व। लैप्टोकर्टिक क्या होगा, सामान्य से ज़्यादा ऊंचा होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए दोस्तों आपका क्या होता है, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है ना, जो मैंने आपको बताए थे, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ये बताया था बीटा 1। तो एक ऐसी होता है दोस्तों, ये होता है बीटा 2, ठीक है। बीटा 2 की वैल्यू से दोस्तों इसका क्या होता है, निकलता है रिलेशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा 2 का, ये होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब μ4 और μ2 तो आपको पता ही भाई क्या होते हैं, ठीक, वो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक। इसकी मदद से दोस्तों हम क्या करते हैं, कर्टोसिस को फाइंड आउट करते हैं। इसमें बीटा 2 जैसे अभी हमने निकाला था भाई, देखिए अभी हमने निकाला था, देखिए आपको चार ये कोफिशिएंट बिल्कुल एज इट इज याद रखने हैं, जो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, यही आपके मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है बीटा 1, बीटा 1 होता है क्या, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये बन जाएगा गामा 1। तो ये दोस्तों है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दोनों के दोनों बीटा 1 और गामा 1, ठीक है। अब इसके बाद आता है बीटा 2। बीटा 2 की वैल्यू होती है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद आता है एक आता है गामा 2। गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों मेजर ऑफ कर्टोसिस, ये कार्ल पियर्सन के द्वारा दिए गए हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका ये कर्व है वो नॉर्मल कर्व है, तो जो बीटा 2 माइनस 3 है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, बीटा 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि ना कर्व आपका कैसा है, कैसा है आपका मीजोकर्टिक है, ठीक है। अगर बीटा 2 की वैल्यू अगर -3 की ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब जो कर्व है वो आपका क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा पीक्ड है। अगर वो ज़्यादा पीक्ड है तो वो क्या कहलाएगा, लैप्टोकर्टिक कहलाएगा, ठीक है। अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है तो इसका मतलब फ्लैट टाइप का कर्व है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेटिकर्टिक कर्व कहलाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, फॉर अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड। जब मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव आपका स्क्यूड कर्व है तो कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यहाँ पर क्या आएगा, मोड आएगा, यहाँ पर आपका आएगा मीन। तो सबसे बड़ा कौन होगा, मीन, और फिर उसके बाद मीडियन। तो ऑफकोर्स क्या होगा कि भाई जो मीन होगा वो मोड से बड़ा होगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई नेगेटिव स्क्यूड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा कौन होने वाला है, मोड होने वाला है, क्योंकि मोड आपका क्या है, राइट साइड में आ रहा है। तो मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर आपका क्या होगा, मीन होगा। तो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए भाई, जो मोड है वो आपका क्या होना चाहिए, वो देखा जाए तो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आप अपने आप ही बता सकते हैं इसमें। तो मीन आपका क्या होगा, लेस देन मीडियन होगा। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इसमें करेक्ट बैठता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना यहाँ पर आपका मीन आएगा, ठीक। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बैठता है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व के लिए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, फॉर अ पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व द इनइक्वालिटी होल्ड। आपको बताना है कि एक पॉजिटिव स्क्यूड कर्व है, उसके लिए कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, बाउली फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बताइए, ये बताया था Q3 + Q1 - 2Q2 डिवाइडेड बाय आपका क्या बताया था, Q3 - Q1, ठीक है, बताया था ना। ये दोस्तों आपका क्या होता है, अल्फा 3 के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपका एक पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो यानी कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि Q3 + Q1 - 2Q2 should be greater than 0. So Q3 + Q1 should be greater than 2Q2। ये इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपका थर्ड क्वार्टाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल से तो बड़ा ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि Q3 + Q1 शुड बी ग्रेटर देन Q2, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द थर्ड सेंट्रल मोमेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, जो दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि बीटा 1 बराबर आपका क्या होता है, ये होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि भाई जो μ3 का स्क्वायर है, यानी कि μ3 बराबर है, वो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई बीटा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो गामा 1 होता है, गामा 1 आपका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बीटा 1 होता है, बताया था ना अभी लास्ट में। तो भाई ये देखिए यही आपका क्या है, आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। तो गामा 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि μ3 अपॉन
μ2 की पावर 3/2, है ना। तो अब आप बताइए, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपसे पूछ रहा है कि अगर ये नेगेटिव हो, ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा है कि फॉर नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये नेगेटिव स्क्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब है कि μ3 भी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा। μ2 है, μ2 तो आपका क्या है, वेरियंस है, तो वेरियंस तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरियंस आपका क्या होता है, हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो वेरियंस आपका जो μ2 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो वेरियंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पावर में क्यूब है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए जो आपका जो ये आपका थर्ड मोमेंट है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अल्फा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला, फॉर लैप्टोकर्टिक फ्रीक्वेंसी कर्व द मेजर ऑफ कर्टोसिस। देखिए मैंने आपको बताया था भाई, जो आपका लैप्टोकर्टिक कर्व होता है, लैप्टोकर्टिक कर्व क्या होता है दोस्तों, जो कि सामान्य से ज़्यादा ऊंचा होता है। तो सामान्य से ज़्यादा जब ऊंचा होता है, मैंने आपको बताया था, इसको मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीटा, जो मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करते हैं, β2 और गामा 2। और गामा 2 की जो वैल्यू थी दोस्तों वो क्या थी, वो थी β2 - 3। इसका मतलब है कि जो β2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि β2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और β2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो आपका क्या कहलाता है, ये कर्व आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है लैप्टोकर्टिक। ठीक, तो लैप्टोकर्टिक में यहाँ पर बीटा की जगह पर आपको अल्फा दे रखा है, तो कोई बात नहीं, अल्फा 4 आपको ये मान लीजिए कि वो आपका क्या है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो 65 का जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला केस, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड इज। मैंने आपको बताया था कि जब आपका पॉजिटिव स्क्यूड कर्व होता है, तो पॉजिटिव स्क्यूड कर्व फिर से देख लीजिए कैसा होता है, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व ये होता है। ठीक, तो इस केस में आपका क्या होता है, यहाँ पर आता है मोड, बीच में आता है मीडियन और ये आता है मीन। तो सबसे बड़ा कौन होता है, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा बताइए, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 30 एंड मोड 36 देन द मीडियन ऑफ। अभी मैंने आपको दोस्तों इनके बीच का इंपीरिकल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था भाई, मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, बताया था ना। तो आपको क्या बताना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए आप से क्या कह रखा है, मीन आपको कितना दे रखा है 30, तो मोड की वैल्यू आपको दे रखी, मोड की वैल्यू दे रखी 36, बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ मीडियन की वैल्यू आपने निकालनी है माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60। ठीक है, और फिर यहाँ से थ्राइस ऑफ मीडियन बराबर हो जाएगा, इनको ऐड करिए 6 9, तो एम डी बराबर हो जाएगा भाई 3 जा होता है 9 और 3 2 जा होता है 6, तो यानी कि एम डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 32, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड द मोड। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों रिलेशन क्या होता है, आपको मैंने इस टाइप की फॉर्म में बताया था कि भाई जो आपका मोड होता है, मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। और दूसरा फॉर्म इसको दोस्तों इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि भाई जो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस है वो थ्राइस होता है आपके मीन और मीडियन के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों यही फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्वार्टाइल पर है। फर्स्ट क्वार्टाइल इज Q1 बराबर 15, थर्ड क्वार्टाइल आपका Q3 बराबर 25, द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अभी आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 सॉरी। अब आप इसको निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 25 में से आपने 15 माइनस कर देना है अपॉन 25 + 15। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता हो इनके बारे में, नहीं पता हो तो फिर उतने ही टफ है। ठीक, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा भाई 10 अपॉन ये हो जाएगा 40, तो यानी कितना आ गया भाई 1/4 इसका राइट आंसर है। तो 1/4 आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है, बी वाला। ठीक, इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये आप ये जो अगला 73 वाला क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यू लाइज इन। देखिए आपका एक पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी ऑफ कोर्स दोस्तों राइट टेल में, ठीक है। ये लेफ्ट टेल है राइट टेल में, तो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ की ओर को लाई करेगी, आपकी राइट टेल में, ठीक है। इसी तरह से आपसे कह रहा है कि भाई नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है दोस्तों वो कहाँ पर लाई करेगी, आपकी लेफ्ट टेल में लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है भाई, वेरिएंस आपका क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो चलो ये तो खैर ज़्यादा करने की, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। क्या है इसमें, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू द वेरिएंस, तो यानी कि डी वाला इसका सही है, ठीक है। वेरिएंस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उल्टा बोल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आपको बताना है। मीन डेविएशन डज नॉट फॉलो एल्जेब्रिक रूल, रेंज इज अ क्रूडेस्ट मेजर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव मेजर, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। दोस्तों इसके सारे के सारे जो आपके स्टेटमेंट है वो आपके इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए जो मीन डेविएशन है वो आपका फॉलो एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हम दोस्तों इसमें काफ़ी चीज़ें इसके, क्योंकि हम क्या करते हैं जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उसमें आपको इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। और जो रेंज है आपका क्रूडेस्ट मेजर है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका क्या होता है, रिलेटिव मेजर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस ऑफ द सीरीज इज 0.15 और दूसरी जो सीरीज़ है उसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.062। आपको बताना है कि विच ऑफ द टू सीरीज इज लेस स्क्यू। ऑफ कोर्स वो लेस स्क्यू कौन होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लेस होगा, तो सीरीज ऑफ बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए द कोफिशिएंट ऑफ द कर्टोसिस गामा 2 ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, देन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज। अब आपको मैंने बताया था जो गामा 2 होता है वो कितना होता है, बीटा 2 माइनस 3 के बराबर होता है। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो ये सामान्य कर्व होता है, सामान्य कर्व यानी कि आपका मीजोकर्टिक, तो मीजोकर्टिक इसका राइट आंसर है। अगर ये गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो ये दोस्तों क्या होता, ये होता लैप्टोकर्टिक, यानी कि जो एक हायर कर्व है, ठीक है ना, सामान्य से ज़्यादा पिक्ड होता। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती तो इसका मतलब ये क्या होता, आपका क्या होता है, ये प्लेटिकर्टिक होता, प्लेटिकर्टिक, ठीक है, तो यानी कि बी वाला होता, ठीक। इसके बाद ये देखिए अगला, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2 इज लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 है तो यानी कि ये क्या है, सामान्य से कम पिक्ड है, यानी कि फ्लैटन कर्व है, तो ये आपका क्या होगा, प्लेटिकर्टिक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2 कैन बी, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2 कैन बी। देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो गामा 2 है, गामा 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, बीटा 2 माइनस 3 होती है। अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बीटा 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए 3 हो सकती है इसके बराबर, यानी कि बीटा 2 की वैल्यू 3 के बराबर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, ठीक है ना। क्यों हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भाई गामा 2 की वैल्यू बराबर 0 भी हो सकती है, गामा 2 की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है, भाई गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। भाई अगर बराबर 0 आ गया तो भाई बीटा 2 बराबर 3, अगर गामा 2 लेस देन 0 आ गया तो भाई बीटा 2 इज लेस देन 3, ठीक है। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया गामा 2 तो भाई बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो ये तीनों केस बनते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई कर्व क्या हो सकता है भाई, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक, तीनों हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी तीनों हो सकती है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगला क्वेश्चन है, देखिए द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज विल बी। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होती है, पॉजिटिव व्हेन द वैल्यूज आर पॉजिटिव, पॉजिटिव व्हेन द वैल्यू आर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर ऑल द अबव। अब आप देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको डेफिनेशन पता है ना, हम उसमें पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो जब आपने स्क्वायर कर दिया तो अब आपके पास एक रियल नंबर होगा, और जो रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट द डेविएशन इज टेकन अबाउट, क्या होता है, मीन, ठीक। अभी ये तो कितने बार हमने दोस्तों पढ़ लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर्टोसिस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एडजर्स अराउंड, मतलब उसको जज करते हैं अराउंड किसमें, सेकंड क्वार्टाइल, अर्थमेटिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, या फिर मोड। अब आप बताइए जो आपका जो कर्टिस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बताइए, वो होता है पीक्डनेस से, ठीक है,
फ्लैट है आपका, या कर्व आपका क्या है, मिडल वाला है, या फिर हायर पिक्ड है। अब आप बताइए जो मोड होता है, मोड भी तो ये होता है ना, मोड में आपका क्या होता है भाई, जो हायर फ्रिक्वेंसी होता है तो वो एक्चुअली किसके अराउंड पे एडजस्ट होता है, मोड के अराउंड में एडजस्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है किसी एलिमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि वो कर्व आपका क्या हो सकता है, लैप्टोकर्टिक हो सकता है, यानी कि उसकी पिक्ड बहुत ज़्यादा होगी। अगर उस फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि अगर मोड की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम है, यानी कि जो एलिमेंट, जो आपका मॉडल, जो भी आपका एलिमेंट आएगा मोड, तो अगर हम देखेंगे कि अगर उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है तो हम बोलेंगे कि वो जो कर्व होगा वो क्या हो सकता है, प्लेटिकर्टिक हो सकता है। तो ये किससे एडजस्ट होता है, मोड से ही एडजस्ट होता है, ये ठीक है ना, ये आपको समझ में आना। इसके बाद दोस्तों ये तो आप ये याद रखना कि इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रख लो, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, इसका जो वेरिएंस होता है वो दोस्तों कितना होता है, ये होता है n² - 1/12। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के यहाँ पर शामिल इसलिए किया है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों 1000 बार, पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन आया होगा। अगर इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, n² - 1/12 का स्क्वायर रूट। इसको तो आप एज इट इज याद कर लो, लेकिन फिर भी आप इसको निकालना आपको आना चाहिए। क्या करेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 से लेकर n, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका दोस्तों वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का आपको फॉर्मूला आता है, उसकी मदद से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास, देखिए अब एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है x, इसके पास मीन है आपका कितना 3, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है 5 है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, देन द वेरिएंस ऑफ y बराबर है 2x - 5, ठीक है। y बराबर आपका कितना है 2x - 5, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें आपका अगर आपने इसको निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको निकालेंगे स्मार्टली। देखिए आपको निकालना है वेरिएंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, वेरिएंस होता है, यहाँ पर आपका प्लस और -5 हो रहा है, इससे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन स्केल पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जो y, नया वाला जो y है, आपने उसका 2 टाइम कर दिया x का, आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। x में अगर आप +3 करते, -3 करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन स्केल, ये स्केल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 5 है तो इसका जो नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। तो 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा 10। और अगर वेरिएंस की बात करी जाएगी तो वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 5 है, तो वेरिएंस आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और अगर आपसे बात करी जाएगी कि भाई जो वेरिएंस है, यानी कि जो वेरिएंस है वो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब भी हमने इस पर क्वेश्चन किया था, ट्वाइस का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 25, तो नया वाला जो वेरिएंस है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। आप इसको ध्यान में रखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन होता है और वेरिएंस होता है वो आपका क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन के, लेकिन वो स्केल पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर स्केलिंग हो रही है 2 टाइम्स और ओरिजिन हो रहा है शिफ्ट 5, मतलब 5 आपका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक। तो स्केलिंग में तो आपका क्या कर देना है, बस अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता तो स्टैंडर्ड डिवीजन में तो क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले एक बार देख लेते हैं। हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले आप स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 25, और अब अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं भाई, 2 टाइम्स ऑफ स्केल में चेंज कर रहे हैं तो जो आपका वेरिएंस है वो 4 टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने वर्सेटाइल आपको क्वेश्चन कराए जाए उतने मैं कराऊं। सारे क्वेश्चन कराना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस से पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों शायद ही कहीं आपको यूट्यूब में मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हमारा काम पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।